बात अंतरिक्ष की सफाई की। अंतरिक्ष में न जाने कितनी ही बेकार हो चुकी सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिसे अंतरिक्ष के कचरे के तौर पर देखा जा सकता है, और जिस कचरे की वजह से असल सैटेलाइट्स काम नहीं कर पा रही हैं। लेकिन अब भारत ने IS-4OM को लॉन्च किया है, जो अंतरिक्ष में फैले कचरे को साफ करेगी। तो कैसे काम करेगी IS-4OM, देखते हैं। जल, थल, नभ के बाद अब अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की धमक। यह आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर है। ये नया भारत है जिसकी उड़ान अंतरिक्ष में भी है। अंतरिक्ष में अपनी सैटेलाइट्स को हर खतरे से बचाने के लिए इसरो ने इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट यानी IS-4OM सिस्टम तैयार किया है, जिसे केंद्रीय अंतरिक्ष राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष के लिए रवाना किया। इस दौरान इसरो चेयरमैन S सोमनाथ भी मौजूद रहे। IS-4OM सिस्टम कंसोल सॉफ्टवेयर और डिस्प्ले वाला स्पेस सर्विलांस एंड ट्रैकिंग कंट्रोल सेंटर है, जिसका काम अंतरिक्ष में मलबे की पहचान और निगरानी करना है। इसे स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस प्रोग्राम का हिस्सा भी कहा जा सकता है। इस सिस्टम की मदद से सैटेलाइट के मलबे को मौजूदा सैटेलाइट से टकराने से रोका जा सकेगा, जिससे ये सिस्टम उन सैटेलाइट्स की सुरक्षा भी करेगा। SSA का मतलब स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस है। स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस एक ऐसी पद्धति है जिसमें कि हम अपने सारे सैटेलाइट का, सैटेलाइट के अंश का, वहां से लॉन्चिंग का, उन सबकी निगरानी का हम लोग प्रोग्राम करते हैं। तो अगर यह SSA का अंश है, जिससे कि स्पेस डिब्रीज के प्लान में, उसके निगरानी में कहां पर है, कब टकरा सकता है, उसके प्रबंधित करने का काम करता है। यह संभावित टकराने की दशा सैटेलाइट्स के डिब्री से दूर करने का भी काम करता है और हमारे स्पेस एसेट्स को अच्छी खासी मात्रा में प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अंतरिक्ष में एक दो नहीं बल्कि हजारों सैटेलाइट्स हैं जो पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं। ये सैटेलाइट्स कई देशों की साइंस, मौसम, कृषि और अंतरिक्ष सुरक्षा से संबंधी जरूरतें पूरी करती हैं। इनमें से कई 100 सैटेलाइट्स ऐसी हैं जो अब नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन ऑर्बिट में मौजूद हैं और जो दूसरी सैटेलाइट्स के काम में रुकावटें पैदा कर रही हैं। इसलिए ऐसी सैटेलाइट जिनका अंतरिक्ष में कोई काम नहीं है, उन पर नजर रखने के लिए और काम की सैटेलाइट्स की सुरक्षा के लिए इस सिस्टम को तैयार किया गया है। सबसे पहले ये सिस्टम अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे को ट्रैक करेगा, फिर देखेगा कि नष्ट हो चुकी सैटेलाइट्स किसी एक्टिव सैटेलाइट के लिए खतरा तो नहीं है। खतरा दिखने पर उस मलबे को सैटेलाइट के रास्ते से हटा देगा। इस सिस्टम का संचालन बेंगलुरु में स्पेस एजेंसी के हेडक्वार्टर से किया जा रहा है। स्पेस का हम लोग आबाद गति से उपयोग कर पाएंगे, मतलब कि आसानी से उपयोग कर पाएंगे और देर तक उपयोग कर पाएंगे। मतलब कि अगर कोई सैटेलाइट है टकराने की वजह से 5 साल में ही मर जाता है, तो उसकी आयु को हम लोग 10 साल तक बढ़ा सकते हैं। टकराने की घटना से कम्युनिकेशन जो होते हैं, ड्रोन सिस्टम होते हैं, पावर होता है, डिफेंस होता है, और वो सारे जो पहलू होते हैं, एक के बाद एक प्रभाव खराब होने लगता है और ये प्रभाव इतना होगा कि सब कुछ कोलैप्स कर जाएगा। यह कोलैप्स अगर हम लोग रोक पाते हैं तो हमारी उपलब्धि भी है और इससे हमारी आत्मनिर्भरता भी बढ़ती है, क्योंकि जिस सैटेलाइट को हम लोग बनाएंगे वो सारे की सारे सैटेलाइट है इस स्थान पर अधिक समय तक रह पाएंगे। जाहिर है, इस सिस्टम के बाद अब हिंदुस्तान को किसी और देश के भरोसे नहीं रहना होगा। IS-4OM सिस्टम अंतरिक्ष में मौजूद संपत्तियों की सुरक्षा तो करेगा ही, आत्मनिर्भर भारत के मामले में देश का बड़ा कदम साबित होगा। IS-4OM सिस्टम इस बात की तस्दीक करता है कि धरती से लेकर अंतरिक्ष तक भारत आत्मनिर्भर है। यह सिस्टम अंतरिक्ष में भारत के लिए सुरक्षा कवच तैयार करने वाला है। अंतरिक्ष में मौजूद ये IS-4OM सिस्टम भारत की सैटेलाइट को हर संकट, हर खतरे से बचाएगा। लेकिन सवाल यह है कि अंतरिक्ष में कचरा आता कहां से है और इस मलबे से सैटेलाइट को क्या खतरा हो सकता है। तो सुनिए अंतरिक्ष और सैटेलाइट के जानकार इन सवालों पर क्या जवाब दे रहे हैं। स्पेस में कचरा तब बनता है जबकि जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं तो लॉन्च करने के समय उनके जो कुछ मटेरियल होते हैं उन्हें छोड़ दिया जाता है।
या उस समय भी होता है जिस समय कि जो स्पेस में लॉन्च करने के समय जो फ्रैगमेंट्स होते हैं उसके टूटे फूटे टुकड़े रहते हैं वो टूट जाते हैं, वो चले आते हैं। और मिशन के दौरान भी आता है। और साथ ही साथ अब तो एंटी सैटेलाइट जो टेस्ट होते हैं सैटेलाइट को मार गिराने की, इससे अच्छा खासा मात्रा में कचरा जनित होता है, जन्म लेता है। ये जो सारे स्पेस के डिब्रीज हैं, जो कचरे हैं, इनकी जो औसत गति होती है करीब 27,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और यह लो अर्थ ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। अब इनका एक का भी कलिशन अगर मतलब कि टकराने की घटना होती है तो उसका इतना बुरा प्रभाव पड़ सकता है एक के बाद एक है कि हमारे स्पेस के सारे एसेट बिल्कुल छिन्न भिन्न हो जाएंगे। अब हमारे पास में कुल मिला जुलाकर स्पेस डेब्रीज है, यहाँ 3000 ऑपरेशन सैटेलाइट्स हैं जो पूरे दुनिया में है, उसको खतरा पोज करते हैं। इस सैटेलाइट के बिना आप न टेलीविजन देख पाएंगे, कॉमर्स नहीं कर पाएंगे, ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे और आपकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है वह भी काम नहीं कर पाएगी। इसमें कुछ भी कोई डैमेज आता है, कोई भी तरह का डैमेज अगर होता है तो उस डैमेज का कैस्केडिंग इफेक्ट पड़ेगा। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस तरह से आएगा। और आपका ड्रोन सिस्टम जिसके ऊपर में अभी भारत में तो प्रधानमंत्री का अच्छा खासा बल है, ड्रोन सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, फाइनेंस सिस्टम, सब कुछ क्रिपल हो जाएगा। अब इसके सहारे हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्पेस के डेब्रीज को हम लोग मैप करने का काम कर रहे हैं। जब स्पेस के डेब्रीज को हम लोग मैप कर पाएंगे तो हमें मालूम चल पाएगा कितना स्पेस का डेब्री है, कहां कहां पर हो सकता है, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं और इसके सहारे हम लोग अपने सैटेलाइट्स को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। इसरो अब तक सैकड़ों सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में लॉन्च कर चुका है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी यान तैयार नहीं हुआ जो इंसान को लेकर अंतरिक्ष में गया हो। लेकिन अब इसरो गगनयान के जरिए इंसानों को स्पेस में भेजने की तैयारी कर रहा है, जिसके लिए काम तेजी से चल रहा है। इस मिशन का मकसद इंसान को प्रक्षेपण यान से पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजना है और केवल भेजना ही नहीं बल्कि उन्हें वापस धरती पर लेकर भी आना है। मतलब साफ है कि जो लोग अंतरिक्ष की यात्रा करना चाहते हैं उनके लिए गुड न्यूज है। मानव युक्त गगनयान मिशन उड़ान के लिए तैयार है। गगनयान स्पेस फ्लाइट भेजने के साथ इसरो अंतरिक्ष में एक नया इतिहास लिखेगा। रूस, चीन और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। इस मिशन के लिए मोदी सरकार के साथ साथ इसरो ने प्लान तैयार किया है और मिशन के मुताबिक गगनयान का पहला ट्रायल खाली किया जाएगा, यानी पहली बार में इस यान को मानव रहित भेजा जाएगा। पहला चरण साल के अंत तक पूरा करने का प्लान है। पहले चरण में गगनयान का मानव रहित मिशन G1 होगा। इसके बाद दूसरे ट्रायल में एक महिला रोबोट भेजी जाएगी जिसे खुद इसरो ने तैयार किया है और इस महिला रोबोट का नाम व्योममित्र रखा गया है और इन दोनों ट्रायल्स को साल के अंत तक पूरा करने की योजना है। दोनों ट्रायल्स के आधार पर ही तीसरा ट्रायल किया जाएगा जिसमें 2 लोगों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। इस मिशन के जरिए कोई भी इंसान पृथ्वी की निचली कक्षा तक का सफर कर पाएगा। गगनयान मिशन के तहत इसरो अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर अंतरिक्ष में 7 दिन की यात्रा करवाएगा और इन अंतरिक्ष यात्रियों को 7 दिन के लिए पृथ्वी के लो ऑर्बिट में चक्कर लगाना होगा। इस गगनयान लॉन्च के लिए 500 से ज्यादा इंडस्ट्रीज शामिल हैं और खास बात यह है कि इस मिशन के लिए कई रिसर्च मॉड्यूल्स बनाए गए हैं जिसमें भारत में निर्मित रिसर्च मॉड्यूल भी शामिल हैं। इस मिशन के लिए इसरो ने भारतीय वायुसेना से अंतरिक्ष यात्री चुनने के लिए कहा है। मिशन गगनयान केवल एक मिशन नहीं होगा बल्कि अगले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी वीनस मिशन, सोलर मिशन और स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर मिशन की शुरुआत करने वाला है, जिसमें मिशन वीनस की शुरुआत इसी साल हो जाएगी। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 को भी इसी साल लॉन्च किया जाएगा। एक महत्वपूर्ण काम होने वाला है जिसका भारत के लिए जो एक बड़ी ही एक उपलब्धि रहेगी विश्व स्तर पर भी, कि अगले वर्ष हमारा भारतीय मूल का एक मानव 1 या 2 अंतरिक्ष में जाएंगे। हमारे गगनयान की तैयारी हो चुकी है। उससे पहले इस वर्ष के अंत तक 2 ट्रायल फ्लाइट्स की जाएंगी। पहला एक मिशन जाएगा, उसके बाद दूसरा जाएगा जिसमें रोबो जाएगी, एक फीमेल रोबो एस्ट्रोनॉट जिसका नाम
वायुमित्र रखा गया है और फिर इन दोनों फ्लाइट्स के अनुभव के आधार पर फीमेल जाएगी वो कहाँ की? फीमेल रोबो पहले खाली जाएगा, पहले खाली, और फिर जो तीसरा जाएगा उसमें हमारे 2 या 3 एस्ट्रोनॉट, उसका भी अंतिम निर्णय होगा, वो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।